विटामिन बी 12 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो नॉनवेज, पनीर और अंडे जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स में अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के बिना शरीर ऑक्सीजन भी शरीर के अंगों तक नहीं ले जा सकता है और विटामिन बी इन्हीं लाल रक्त कोशिका के निर्माण में भी मदद करता है। तो विटामिन बी की कमी कई स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है और विटामिन बी की कमी का आमतौर पर आसानी से इलाज किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप आपको लक्षण का पहचान नहीं लेते हैं तब तक आप वो आपको डेली रूटीन में उसको जो है करना मुश्किल बना सकता है। तो विटामिन बी की कमी जो है गंभीर मामलों में हार्ट फेल्योर, डायबिटीज़, गठिया और कैंसर का भी जोखिम हो सकता है। तो इन्हीं बातों को संपूर्ण तरीके से जानकारी के लिए हम डॉक्टर अरुण के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये बी 12 डिफिशियंसी जो है के कारण क्या-क्या समस्या हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि बी 12 ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, हमारे शरीर का बहुत ही केमिकल मॉलिक्यूल्स है जो कि एक उत्प्रेरक का भी काम करता है और पूरे बॉडी को एक्टिव रखने में, हेल्दी रखने में बहुत ही मददगार है। एज यू नो, आवर हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता की वास होती है और इसमें अगर थोड़ी भी गड़बड़ाहट होती है केमिकल लेवल पर तो ये पूरे समाज के लिए और पूरे व्यक्ति के लिए तो हानिकारक हैं ही। और बी 12 जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे पदार्थ में पाया जाता है, और ये हमेशा बाहर से ही लिया जा सकता है। इट कांट बी फाउंड इन आवर बॉडी। तो इसकी डिफिशियंसी होना लाजमी है और अगर मेरे हम लोग के खान पान में अगर ये एडेक्वेट मात्रा में ना मौजूद हो तो इसकी डिफिशियंसी हो सकती है और इसके लक्षण खतरनाक हो सकते हैं। तो देखना ये होगा कि ये विटामिन बी 12 डिफिशियंसी कितना ज़्यादा कॉमन है। तो ये 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जनरली 3% to 4% केसेस में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी पाई जाती है और एक एडल्ट को एटलीस्ट 2.4 माइक्रोग्राम पर डे बी 12 लेना चाहिए। और इन्फेंट्स में जो टॉडलर्स हैं वो 0.4 to 0.6 माइक्रोग्राम से काम चल जाता है उनका। ये डिफिशियंसी आए दिन आजकल समाज में जो हम लोगों का फूड हैबिट्स है उसमें काफ़ी बदलाव होने की वजह से देखा जा रहा है। सवाल ये है कि ये बी 12 जो कि साइनोकोबालामिन, जो बोटैनिक इसका जो नाम है, बायोलॉजिकल नेम है वो साइनोकोबालामिन, ये जनरली हमारे जो गैस्ट्रिक है, जो स्टोमक है, वहाँ पर इसका ऑब्जॉर्बेशन होता है और आइदर लेस इनटेक या लेस एब्जॉर्प्शन हो सकता है कि हम एडिक्वेट मात्रा में बी 12 ले रहे हैं, फूड्स में है, लेकिन किसी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के केस में हम लोग को देखना होगा कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो कि बी 12 के एब्जॉर्प्शन को घटा रहे हैं। इवन कि मेरा जो पेशेंट है, जो मेरे जो डिफिशियंसी के जो शिकार हैं, वो एडिक्वेट मात्रा में पनीर ले रहे हैं और देखा गया है कि ये वेजिटेरियन में ज़्यादा कॉमन है, नॉन वेज लोगों को कम होता है। 6 महीने तक स्टोर हो सकता है, 6 महीने तक कोई सिम्टम नहीं आता है। अगर बी 12 की डिफिशियंसी 6 महीने तक रहती है तो ये जानलेवा या अलग तरीके से परिलक्षित हो सकता है जो उसके साइन सिम्टम्स है। और ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है हम लोग के म्यूकोसा में, जो जीआई म्यूकोसा है, स्टोमक म्यूकोसा है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर साइनो एक प्रोटीन है, वो बी 12 के साथ टैग कराकर और एब्जॉर्ब कराता है। इसलिए कई बार गैस्ट्राइटिस में या ऐसे पेशेंट जिनका कि सर्जरी हुआ है, उस तरह के पेशेंट में ड्यू टू लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन उनकी कमी पाई जाती है, जिसके लिए वो हम लोग ओरल सप्लीमेंटेशन देते हैं
या इंजेक्शन भी देते हैं। तो ये चीज़ को चाहे वो पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया इज़ आल्सो द कॉमन कॉज़ ऑफ B12 deficiency apart from the gastrectomy or gastritis. Uh, Now coming to the कितने परसेंट लोग इसके से प्रभावित होते हैं, ये देखा गया है जिनका उम्र 20 से 30 साल है उस केस में 3% लोग इससे प्रभावित होते हैं, 40 और 60 के बीच में 4% और 60 से ऊपर वाले एज में 6% लोग इस B12 डिफिशियंसी से साइनोकोलर डिफिशियंसी से प्रभावित हैं। और B12 जनरली जो सेल जो हमारी कोशिकाएं हैं उससे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है, डीएनए पर के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, डीएनए का जो एंगल है, जो डीएनए के जो स्टेयर्स हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसके मैचुरेशन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण केमिकल्स है, ट्रांसमीटर है। और इसकी डिफिशियंसी होने से एनीमिया जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, जो कि होमोसिस्टीन से रिलेटेड है, पाथवे है, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें कि जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, उसका साइज बड़ा हो जाता है, जो कॉनकेव जो शेप होता है B12 का वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है और वो राउंड शेपेड हो जाता है, स्फेरिकल शेप में हो जाता है। So oxygen can't bind to that structure. So पेशेंट जनरली बोलता है कि मुझे खून की कमी है, एक्चुअल में वो एनीमिया मैचुरेशन ही नहीं हो पा रहा है और ब्लास्टिक स्टेज में भी कई बार वो जब कैपिलरीज के थ्रू पास करता है तो वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इलास्टिसिटी यू कैन से और डिफॉर्मेबिलिटी। सो अब ये देखना है कि पेशेंट का साइन सिम्टम क्या हो सकता है, क्या लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि पेशेंट बोलता है कि तो इस तरह कई इनिशियल स्टेज में तो उसे एनीमिया का जो मैंने बताया कि शिकार हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फैटिगनेस हो सकता है पेशेंट को, इरिटेबिलिटी कॉमन है, डिप्रेशन होगा, साइकोसिस होगा। इस चूँकि जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो अगर B12 नहीं प्रचुर मात्रा में मिलती है तो पेशेंट साइकोसिस, हैलुसिनेशन, विजुअल हैलुसिनेशन, ऑडिटरी हैलुसिनेशन, पहचानने में दिक्कत होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में दिक्कत होती है। नाउ कमिंग टू द जैसा मैंने बताया कॉज कि अगर B12 कम हम ले रहे हैं, मात्रा जा रही है, एंट्री ही कम हो रही है तो डिफिशियंसी हो सकती है। और अगर एब्जॉर्प्शन जैसे गैस्ट्राइटिस या पर्निशियस एनीमिया जो मैंने चर्चा की सर्जिकल कॉज की वजह से। नाउ कमिंग टू द सिम्टम, सिम्टम जो जेनरिक सिम्टम तो मैंने चर्चा की, इससे मैं 3 कैटेगरी में बांटना चाहूँगा। एक तो फिजिकल सिम्टम हो सकता है जो कि वीकनेस के रूप में प्रचलित होता है। कई बार पेशेंट नौजिया वोमिटिंग का कंप्लेन कर सकता है और अ, उसे अच्छा महसूस नहीं होगा, कई बार उसे जो हंगर है, हंगर आउटबर्स्ट होगा, वेट लॉस होता है, स्किन पर जो डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम है वो हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, जो माउथ है माउथ में कोटिंग हो सकती है। कमिंग टू द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो नर्व से रिलेटेड सिम्टम है, चूँकि मैंने बताया कि माइलिन शीथ को फॉर्मेशन में जिम्मेदार है थ्रू होमोसिस्टीन पाथवे और जो मैचुरेशन नहीं होने की वजह से कई बार देखा गया कि पेशेंट झिनझिनाहट का कंप्लेन करता है, जिसे नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। ये कॉमन सिम्टम है। पेशेंट इरिटेबल हो सकता है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, विजन में उसे दिक्कत होगी, विजुअल पाथवे अफेक्टेड होने की वजह से हैवी उसे सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। ये कई बार देखा गया है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह भी कराता है। फिर एक साइकोलॉजिकल सिम्टम हो सकता है जिसमें कि पेशेंट को साइको जो मैंने बताया कि हेलुसिनेशन जो हेलुसिनेशन या काफ़ी उसे इरिटेबल, बात बात में गुस्सा हो जाना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ जाना, निराशावादी सोच, डिप्रेशन का वो शिकार हो सकता है। हमेशा उसे लगेगा कि नहीं, सम जो अगल बगल में जो
फीलिंग है, वो बाकी लोग तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी फीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। नाउ कमिंग टू द हाउ टू डायग्नोज द विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी, कैसे मुझे लगा कि फलाना पर्सन, पहले तो ब्लड लेवल से हम लोग चेक कराते हैं, सीबीसी काउंट कराते हैं, उसमें जो 148 से अगर नीचे होता है तो हम बोलते हैं कि ये पेशेंट को बी ट्वेल्व डिफिशियंसी है। सनलाइट का भी इम्पोर्टेंस है इसमें। कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति को सनलाइट से दूर है, एक्सपोजर कम है, उसमें बी ट्वेल्व की संभावना बढ़ जाती है। नाउ अगर ये साबित हो गया कि बी ट्वेल्व पेशेंट को बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी है, पेशेंट साइनोकोबालामिन का डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, तो कैसे उसे ट्रीट करेंगे? उसके लिए पहले ही बताया मैंने कि अगर वो वेजिटेरियन है तो दैट उसमें रिस्क फैक्टर है। उस तरह में ओरल विटामिन बी ट्वेल्व दिया सकता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आती है वो दी जा सकती है, नेजल स्प्रे है, जेल है। अ, और जो रिस्क ग्रुप हैं उनको, जैसे कि जो एक्सट्रीम एजेज है, जो 60-70 से ऊपर की जो एज है, उस तरह के एज को, उस एज ग्रुप में हमको एज ए प्रिवेंटिव के तौर पर भी हम दे सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर प्रॉब्लम है तो उसे दूर किया जा सकता है। कुछ मेडिकेशन है जो कि बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालते हैं। जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, जो नॉन वेज नहीं लेते हैं, those persons are more vulnerable for the B12 deficiency. In that cases, we have to take precaution. जैसा मैंने बताया कि कुछ मेडिकेशन है जो एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक पेंटोप्राजोल, रेवेप्राजोल, इस तरह की जो दवाएं हैं वो कई बार उसके पेशेंट को जो बी ट्वेल्व का डिफिशियंसी है वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को गैस्ट्रिक मुकोसा में एज ए कम्पिटिटिव इन्हिबिटर के रूप में काम करता है और नहीं होने देता है। जॉगरेन सिंड्रोम, पेशेंट जो जॉगरेन सिंड्रोम का शिकार है उसमें बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी पाई जाती है। जो अल्कोहल ले रहे हैं, जो पेशेंट अल्कोहलिक है, जो हेपेटाइटिस के शिकार हैं, उस तरह के केस में भी देखा गया है कि पर्सन को बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी पाई जाती है। और जैसा शुरू में ही आपने डॉक्टर चंदन बताया कि एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, जो एनिमल फूड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि रेड मीट, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इस तरह के भोजन से बी ट्वेल्व की मात्रा को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। फूड फोर्टिफिकेशन भी की जा सकती है। जो फूड्स हैं, जो आउटर साइड से हम लोग फूड ले रहे हैं, उसमें बी ट्वेल्व के फोर्टिफिकेशन, जैसे आयोडीन हम लोग लिया करते थे, आयोडीनेटेड सॉल्ट, उस तरह का फोर्टिफिकेशन आया हुआ है। उस तरह के फूड्स को लेने से बहुत हद तक ये हो सकता है। आयरन का सप्लीमेंटेशन के साथ भी लिया जा सकता है फॉर द जो पर्सन एनीमिक है। अल्कोहल के यूज को अवॉइड करना होगा। अल्कोहल जो साबित हो चुका है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, इन द सेंस कि हिपेटोसाइट्स को बहुत हद तक डैमेज करता है। मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर ये बाधा पहुँचाता है, उसे डैमेज करता है। जो उसके म्यूकोसा है उसको इन्फ्लामेशन को और गति बढ़ा देता है। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल, टू हैव ए रिस्क फैक्टर। जो रिस्क फैक्टर है, जो पेशेंट रिस्की है, उससे हम लोगों को बहुत हद तक आगाह करने की ज़रूरत है। और उस केस में ये भी देखना होगा कि कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या प्रोग्नोसिस है? नाउ प्रोग्नोसिस इसका अगर अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट को हम लोग इंटरवेंशन करते हैं, देन इट इज़ ओके। अदरवाइज अगर उसका कॉम्प्लिकेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाए, पैरालिसिस भी हो सकता है, बाउल डिस्टर्बेंस हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, यंग एज में हो जाता है तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, बिकॉज यू नो द ऑल दीज आर बाय द न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। एंड जहाँ न्यूरॉन की ही डिफिशियंसी हो जाए, न्यूरॉन का ही मैचुरेशन नहीं हो, माइलिनेशन ना हो, पेशेंट डिप्रेस हो सकता है, बहुत हद तक साइकोसिस का शिकार हो सकता है, पेरेनोइया हो सकती है, डिल्यूजनल बातें हो सकती है उसके साथ। तो इस तरह के केस में हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग जितना अर्ली इंटरवेंशन करते हैं उतना जल्दी पेशेंट के लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, समस्याओं को दूर तक नहीं जाने दे सकते हैं। नाउ ये बात होनी चाहिए कि कैसे हम पेशेंट को मोटिवेट करें। तो आई थिंक डॉक्टर चंदन जो कि हमारे बीच हैं, ये काफ़ी अनुभव है इनको मोटिवेशन का, और
कई बार इन्होंने सोसाइटी में जाकर बहुत हद तक वो पूरे इंडिया लेवल पर ये काम कर रहे हैं, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू लोगों के बीच में सोसाइटी में B12 की जो डिफिशियंसी हो रही है, चूँकि विज़न भी अफेक्ट हो जाता है, ब्लड विज़न हो जाता है, हैलुसिनेशन। तो और ये जो पूरे सेंसरी सिस्टम है, जो सेंसरी और मोटर सिस्टम को अफेक्ट करता है, मोटर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड के डिजेनरेशन, जो कॉर्टिकल डिजेनरेशन है, वो काफ़ी हद तक ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो डॉक्टर चंदन, आप क्या इसमें बोलना चाहेंगे? हाउ टू क्लैरिफाई, या और कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप? जैसे कि हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए तो आपने रेड मीट और जो बताया कि अंडा वगैरह का यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन जो वेजिटेरियन है उसके लिए क्या सिंपल सा मैंने बताया कि B12 का जो टैबलेट आता है साइनकोबालामिन का, B12 विटामिन सी के साथ भी आता है, या मल्टीविटामिन ले सकते हैं, ओरल के रूप में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले सकते हैं, जेल भी आया हुआ है, स्प्रे आया हुआ है जो कि मेडिकेटेड फॉर्म में होता है, उसे बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है। बेटर तो होगा कि टैबलेट एक लिया जाए और तुरंत B12 डिफिशियंसी का सिम्टम नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया कि बॉडी भी 6 महीने तक स्टोर रखता है। अगर आप कंप्लीटली B12 नहीं लेते हैं, या साइनकोबालामिन या B12 बॉडी में किसी भी तरीके से नहीं जा रहा है, या गैस्ट्राइटिस के थ्रू या ड्रग मेडिकेशन के थ्रू, या जो जर्ड का जो मेडिकेशन है गैस्ट्रिक, वो दवाएं इसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है। तो फिर दवा अगर बंद होता है तो फिर वो B12 अपने आप एब्जॉर्ब होने लगेगा, या अदर सोर्स के थ्रू। मान ली किसी कारण से नहीं भी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये आपको साइन सिम्टम देगा, तुरंत से आप पैरालिसिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के शिकार नहीं हो सकते हैं। 2-4-6 महीने के बाद ही सिम्टम आता है, तब तक आप टैबलेट ले सकते हैं। तो ये कोई क्लिनिशियन ही बता पाएंगे कि जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है, वो अगर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री आप देते हैं कि नहीं पेशेंट मेरा नॉन वेज नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, देन ही विल ऐड ए B12 और बी कॉम्प्लेक्स, और यू कैन गिव द स्प्रे। अभी तो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है स्प्रे और जेल, बट कैन बी गिवन। सो एटलीस्ट ए सिंगल डोज ऑफ B12 काफ़ी है और पेशेंट की प्रेग्नेंट डिवोशन। वीमेन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे B12? B12 बिकॉज कि मैंने बताया कि मैचुरेशन में बहुत ही हेल्प करता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को तो लेना चाहिए, डोज बढ़ा के लेना चाहिए। और आजकल सरकार के कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें कि महिलाओं पर आयरन डिफिशियंसी के लिए, कैल्शियम के लिए और भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ध्यान दिया जा रहा है, और सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करना है। दैट इज एनफ फॉर एनी प्रेग्नेंट वुमेन टू कंट्रोल द B12 deficiency, to combat the B12 deficiency. So I don't think if they follow the rules, they will not going to be in trouble. Injection is also enough. इंजेक्शन के तो लिए ले इसी सब सकता है तमाम बीट। जानकारी के लिए यदि आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप डॉक्टर अरुण कुमार से आप सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।